अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज की अहम अदालती कार्रवाई जो एक बार फिर बराह रास्त नशर हुई, उसकी सबसे पहले बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर आज जब दोबारा आगाज हुआ समाअत का, तो आज बहुत ही अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब कानून बन चुका है, तो उन्होंने पूछा कि ये बताया जाए कि ये कैसे आइन से मुतसादिम है, अगर है या नहीं, इस हवाले से दलाइल दिए जाएं। चीफ जस्टिस की तरफ से आज ये भी कहा गया कि इस कानून से इख्तियार कम नहीं हो रहे बल्कि बांटे जा रहे हैं। माजी में 184(3) के इस्तेमाल से लोगों के बुनियादी हकूक मुतासिर हुए। चीफ जस्टिस ने वकील से ये सवाल भी किया कि अगर नजरसानी अपील का हक मिल रहा है तो इससे आपको क्या तकलीफ। अटॉर्नी जनरल, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ ने अपने तहरीरी जवाबात में एक्ट को बरकरार रखने की इस्तदा की, जबकि PTI ने अपने जवाब में कहा कि ये एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, लिहाजा कलअदम इसको होना चाहिए। और दीगर जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने इस एक्ट को कलअदम करने के तहरीरी जवाबात जो हैं वो जमा करवाए हैं। केस की समाअत में एक जो बात है जिसको अभी सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि ये तो कहा जाता है $1 मिलियन क्वेश्चन की एक इस्तिलाह तो है, लेकिन ये कहा जा रहा है ये $1 मिलियन रिमार्क्स हैं जो आज चीफ जस्टिस साहब की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं, हलफ को भुला दिया जाता है, लेकिन अगर पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। अदालत ने ये जो केस है इसकी समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी की है और साथ ही ये कहा है कि पीर को इस केस का आखिरी दिन होगा, क्योंकि अदालत के रूबरू और भी बहुत से अहम मामलात हैं। इस पर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो अदालत के अंदर जारी बहस और है एक पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने आने के हवाले से जिस तासुर की बात जज साहब ने भी की, ये इस मामले को किसी नहज तक, किसी नतीजे पर पहुंचेगा या फिर जो सवालात उठते हैं वो काफ़ी हद तक वहीं पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग दलील देते हैं कि अल्टीमेट इख्तियार पार्लियामान के पास भी नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी प्रोग्राम में आज एक डिबेट होगी। दूसरा मामला इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। आज डॉन अखबार में भी ये रिपोर्ट हुआ कि PTI की कोर कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे जोर दिया है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर मुदाखलत करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन और निगरा हुकूमत और कुछ सियासी जमातें जो कि PDM हुकूमत का हिस्सा थी वो अवाम को वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं और इलेक्शन को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उसमें ताख़ीर करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इस पर क्या चीफ जस्टिस साहब एक्शन ले, इस मामले को आगे टेकअप कर सकते हैं। एक और PTI की तरफ से जो अपने ग्रीवेंसेज रखे गए हैं वो उनके सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत को खत लिखा है जिसमें एक कहा है कि PTI के कई सियासी रहनुमा जिनमें फ़ारूक हबीब साहब, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और शेख रशीद अहमद, वो अवामी लीग से उनका ताल्लुक है, वो इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो लापता का स्टेटस है। तो जबरी गुमशुदगियों की वजह से इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान होगा, लिहाजा मुतालिका इदारे इन अफराद की बाजियाबी के अहकामात दे। ये जो मामला है ये किस हद तक संजीदा इशू है PTI के लिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और ये इलेक्शन कमीशन को और निगरां हुकूमत को इस मामले को कैसे देखना चाहिए अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें। और एक और जो बहुत बड़ा डिबेट है वो मियां साहब की वापसी के हवाले से है और अब खुलकर मुस्लिम लीग नून बयान दे रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मियां साहब पहले उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो जाएगी और फिर वो पाकिस्तान आएंगे, जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान में और फिर आगे अदालतों में पेश होते रहेंगे। क्या वाकई कानून उनको इस बात की इजाज़त देता है कि वो वापस आएँ और जलसा करें या फिर पेश हुए बगैर अदालत में ज़मानत हासिल कर लें लंदन में मौजूद रहते हुए ही? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल, हमारे साथ सबात रिजवी साहिबा हैं, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार, और बैरिस्टर सैफ साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमें बैरिस्टर साहब ज्वाइन कर चुके हैं तो मैं उनसे वो हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। मैं जदून साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। आज भी एक दफ़ा कहा गया था कि शायद अदालत ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस बिल है इस हवाले से कुछ ना कुछ फ़ैसला सुना देगी, लेकिन जज साहब फरमाते हैं कि अगली समाअत के ऊपर इसको हतमी इस पर फैसला आएगा। आपके ख्याल में ये वाकई ही एक डिबेट है पार्लियामान की सुप्रीमेसी के हवाले से या फिर जिस किस्म की कानून साजी कुछ अर्सा पहले होती रही वो बहुत सी डिबेट रही कि किस हद तक इख्तियारात वहाँ पर होने चाहिए, और जिस किस्म की कंट्रोवर्सी फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब जस्टिस बंदियाल के हवाले से रही, एक उसको भी बड़ी अहमियत दी गई। आप आज की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कार्रवाई तो लग रहा था, पहले उनका रहा था कि ये क्योंकि फुल कोर्ट बैठती है तो बाकी काम जो है कोर्ट का बड़ा इफेक्ट होता है, तो उन्होंने कहा था कि बाकी बहुत ज़्यादा केसेस हैं तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको वाइंड अप करें, लेकिन जिन लोगों ने पिटीशन दायर की हुई हैं तो उनको सुने बगैर भी ये केस का फैसला नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने कुछ टाइम स्केड्यूल इस तरह किया है कि नेक्स्ट वो चाह रहे हैं कि अगर
9 अक्टूबर को जब केस लगेगा तो इसको रैप अप करके कोई भी जो डिसीजन आता है उनकी फुल कोर्ट बैठिए दे जाए। अब इस लॉ की जहाँ तक बात है कि एक तो मैटर सब्जेक्ट से हम ज़्यादा से बात नहीं कर सकते, लेकिन इसमें इंटेंट ये थी कि आप देखें कि जब बेंच बन रहे थे उस वक्त उमर था बंदयाल साहब के, तो एक मखसूस बेंच जो है हमेशा बनता आ रहा है, ये सबको पता है। और जो भी बेंच बनता था एक डिसीजन जो है वो मीडिया वालों को भी हर बंदे को पता चल जाता कि इसका ये वाला डिसीजन आएगा, इस तरह आएगा। तो नॉर्मली 90% डिसीजन उस तरह आता था। तो उस चीज़ को मतलब उन्होंने कहा था जी कि एक देखें ना, ऐसा अगर आप हिस्ट्री में जाएँ टाइम नहीं होगा कि सू मोटो नोटिस जो है इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहुत ज़्यादा लिए और ऐसे ऐसे लिए कि कोई मतलब है कोई बंदा सोच ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे ऐसे केसों का वो ट्रायल करेगी या सू मोटो। उसमें ये वजह ये होती है कि 184(3) के तहत आपका जो फंडामेंटल राइट होता है अपील का, आप वैसे एक केस करते हैं, FIR होती है, तो उसमें आपको फोरम मिलते हैं, मजिस्ट्रेट का फोरम, सेशन जज का फोरम, हाई कोर्ट का फोरम, सुप्रीम कोर्ट का फोरम, तो 4-5 जगहों पे आपका राइट होता है। अब आप 184(3) की जो डायरेक्शन है उसके बाद तो कोई राइट नहीं है आपका। आपने एक केस उठाया झूठा सच्चा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी तो इस तरह कर दो, ख़त्म, उसकी कोई अपील नहीं है। तो उस अब ये एक डिबेट है कि अपील आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए राइट देना चाहिए या जो पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया इसमें ये ठीक है। अब इसमें एक सिर्फ टेक्निकल बात यह कि जब फुल कोर्ट बैठती है तो उसके आगे फिर ये अपील नहीं हो सकती है। अगर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन को अगर लिमिट कर दिया है कि इतने बेंच बनेंगे, फिर इस पर ये भी जज क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर आप 5 के बेंच बनाते हैं तो वाई नॉट 7, वाई नॉट 8, इस तरह भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। आप देखें एक फुल कोर्ट की जो विजडम आएगी वो एक अच्छी होगी, वो सब पे बाइंडिंग होगी। आगे भी इस तरह होता है कि जब फुल कोर्ट नहीं बनती थी तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये आपने इलेक्शन की बात की बाद में बात करेंगे, जब स्प्लिट होगा तो फिर कोई उसकी जजमेंट को इंडोर्स नहीं करता। ये एक मामला सबाज साहिबा जो हमने देखा मुसलसल सामने आता रहा और उसमें बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से ही सवाल उठा था सबका जो चीफ जस्टिस थे उनके दौर में। आप आज की कार्रवाई को कैसे देखती हैं, बिलखुसूस ये जो रिमार्क्स हैं जज साहब के कि जब मार्शल लॉ लगते हैं तो सारे लोग हथियार फेंक देते हैं, कोई चैलेंज किसी बात को नहीं करने के लिए आता, लेकिन पार्लियामान कुछ कर ले तो सबको हलफ याद आ जाता है। आपके ख्याल में ये रिमार्क्स के, बेशक रिमार्क्स सिर्फ एक रिमार्क्स की हद तक ही उनको हम देखते हैं रिपोर्ट करते हुए भी, लेकिन आपके ख्याल में ये उस बहस को ख़त्म करता है जो बात की जा रही थी कि अदालती इख्तियारात के अंदर मुदाखलत की जा रही है पार्लियामान की तरफ से? पास किया है, लेकिन अगर आप इस तरह से भी देखें उनके इस कमेंट को भी, तो फिर सबसे पहले अगर मार्शल लॉ लगता है तो सबसे पहले उसके एलाइज जो हैं वो जुडिशरी ही साबित हुई है और ये हिस्ट्री है हमारी। जिक्र किया था उन्होंने इस बात का भी, ये हिस्ट्री है, इसलिए मेरा ख्याल है इस कमेंट को मतलब इसके ऊपर ज़्यादा बहस करने की बजाय हम इस बात को देखें कि क्या ये जो हो रहा है वो यानी पार्लियामेंट का जो एक्ट है उसको चैलेंज किया गया है, तो वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो क्या डिसीजन देती है। लेकिन असल बात यह है कि जो अपील का राइट है वो सो मोटो केसेस के अगेंस्ट वो हमारी बार्स का बड़ी देर से मौक़िफ़ रहा है कि राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए सो मोटो केसेस के अगेंस्ट। लेकिन इस तरह की लेजिस्लेशन जो इस वक्त की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के थ्रू, इसमें तो ये बड़ा विजिबली नज़र आ रहा है कि ये 184(3) को अमेंड किए बगैर की गई है और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को रूल आउट नहीं कर सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ यानी ताकतवर लोगों के लिए आप कोई कवानीन बनाना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे किसी एक ताकतवर एलिमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप रिव्यू की पावर भी दे रहे हैं और अपील की पावर भी दे रहे हैं, और वो भी एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू। तो ये भी देखने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ ये बात नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की किसी पावर को कम कर रही है। ऑल्दो ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का क्वेश्चन है जो जाहिर है चूँकि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो ये उनको देखना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस किसकी है और किस मामले में किस हद तक है। मैं सबाज साहबा, लेकिन जो आप ये जिन रिमार्क्स का मैंने जिक्र किया ये बात उनकी तरफ से कहना, ये हम एक सिलसिला देख रहे हैं, ये आज चीफ जस्टिस साहब ने कही, कल सियासी एतबार से भी हमने, सरकारी एतबार से भी हमने देखा जो निगरां वजीर दाखिला है उनसे स्मगलिंग के हवाले से बात हो रही थी विच इज़ अ सेपरेट टॉपिक, लेकिन उनसे सवाल किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से कि इसके अंदर तो जो क्योंकि बॉर्डर्स का मामला है तो सिर्फ ये नहीं है कि कुछ स्मगलर्स ही सिर्फ इसके अंदर इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि इदारे के हवाले से उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हवाला देते हुए
कहा कि वो ये कहते हैं कि जो इसके अंदर इन्वॉल्व लोग होंगे उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। तो इसको हम लोगों ने एक बड़ी अनयूजुअल बात के तौर पे देखा, एक वजीर दाखिला की तरफ से ये बात कहना ऑफिशियली। आज जब जज साहब ये बात कहते हैं कि हम खुद भी तौसीक करते रहे इससे पहले मार्शल लॉ की, तो ये आपके नज़र में कोर्स करेक्शन के लिए एक बड़ी बात नहीं है? एतराफ़ की हद तक भी? एतराफ़ की हद तक बड़ी बात तो है, लेकिन ये एतराफ़ उस वक़्त इसकी वैलिडिटी होगी या ये उस वक़्त ये कन्फेशन जो है इसका कोई वर्थ होगी कि अगर इस तरह की गलतियां जो माजी में जुडिशरी ने की हैं वो ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका नज़र नहीं आता। हमेशा से एक एलाई बन के जुडिशरी हैज़ बिन वर्किंग इन दिस कंट्री, और वो एतराफ़ से खाली कुछ नहीं होता, क्योंकि उस एतराफ़ से इस मुल्क कितने बड़े डिज़ास्टर से गुजरा है उसको ये एतराफ़ अंडू नहीं कर सकता। और जितना बड़ा नुकसान आईनी सतह पर और इस मुल्क की सतह पर हुआ है उसको ये एतराफ़ जो है वो सिर्फ एक मतलब काजी साहब का एतराफ़ उसको अंडू नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ ये बहरहाल ज़रूर है कि अगर ये आज इस बात को मान रहे हैं तो एटलीस्ट from someone on the side of the judiciary they are accepting their responsibility to put their part in the destruction of this country and this system. इस पे फिर मैं आगे जाके बात करती हूँ कि सिर्फ एतराफ़ से ज़्यादा बढ़कर और वाकई आगे मुस्तकबिल के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट किया जा सकता है। हमें बैरिस्टर सैफ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सैफ साहब, आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है, इसके हवाले से पीटीआई की तरफ से ये जो जवाब आज दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये जो एक्ट है ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, इसको कलअदम होना चाहिए। जबकि आज जज साहब ने अपने रिमार्क्स के अंदर ये बात कही है कि इसका अगर असर होगा तो सिर्फ और सिर्फ दो सीनियर तरीन जजेस के लिए होगा या फिर इत्तलाक आइंदा के चीफ जस्टिस साहिबान के लिए होगा। तो ये इस वक्त मुल्क में बहस है कि क्या बेहतर नहीं होगा कि अदालत की तरफ से ये मामला तय कर लिया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई कंट्रोवर्सी ना बने, बिलखुसूस बेंचेस की फॉर्मेशन के हवाले से और चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से? जी थैंक यू वेरी मच जी। बात यह है कि देखें, पीटीआई का इस हवाले से मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। हम ये समझते हैं कि पार्लियामान एक इदारा है जो कानून साजी करता है, आइन में तरामीम करता है, लेकिन जहाँ तक किसी भी इदारे के अपने अंदरूनी मामलात का ताल्लुक है तो पार्लियामेंट का अपना एक सिस्टम है कि वो अपने अंदरूनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रोसीजर्स हैं और तरीकाकार है उनको वो खुद मुतय्यन करता है, उसमें किसी और इदारे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो है वो एक आज़ाद इदारा है हमारे आईनी निज़ाम के तहत, और हमारा मौक़िफ़ ये है कि उनके जो अंदरूनी मामलात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, यानी केस कौन सुनेगा, कौन सा जज सुनेगा, बेंच की तश्कील क्या होगी, ये वो मामलात हैं जो जिनका ताल्लुक इंतजामी साइड पे है अदलिया की, और इसलिए अदलिया को बाइख्तियार होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें फैसला करे, उसको बाहर से डिक्टेशन ना मिले या उनके हाथ पैर बांधे ना जाएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, हम ये नहीं कहते कि ये कानून या इस तरह के रूल्स बनाना जो है उस पर हमें कोई उसूली तौर पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीक़ाकार के तहत ये कार्रवाई की गई और जिस तरीके से इस कानून को पास किया गया जल्दी में और एक मुनासिब डिबेट के बगैर पार्लियामेंट के ऐवानों से इसको गुजार कर कानून का हिस्सा बनाया गया, हमारा उस तरीक़ाकार पर भी इख्तिलाफ है। हम समझते हैं कि इसके पीछे मकसद सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करना नहीं है या सुप्रीम कोर्ट के लिए आसानी पैदा करना नहीं है, बल्कि अपने बाज रिव्यू और अपील के जो हुकूक हैं, जो जिसमें साबिक वज़ीर आज़म साहब भी का केस भी आता है, तो शायद वो वजह थी, लेकिन उसको जामा ये पहनाया गया, कवर देकर एक शुगर कोट करके उसको कानून को पास किया गया। और तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है वो ये है कि देखें, ये जो इख्तियार है अदालत का कि वो अपने लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना सकता है, ये इख्तियार हमारे आईने पाकिस्तान ने अदालतों को दिया है। इसलिए अगर किसी शख्स ने भी इसमें तरमीम करनी है तो ये जरूरी है कि उसके लिए आईनी तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए। कानून के जरिए आईन को तब्दील करने की कोशिश गलत है, गैर आईनी है, और इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं। जदून साहब, अब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कंसिस्टेंटली है पीटीआई की तरफ से तो रखा जा रहा है, लेकिन अब ये आम लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि फिर आइन ने एक अल्टीमेट इख्तियार अदालत को तो किसी वजह से ही दिया था, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जिस तर्ज पे सैफ साहब बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब अगर सैफ साहब या मैं या कोई बात करता है अदालत की, अदालत खुद कहती है कि हम यही कहते हैं ना कि अदालत की जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो हम अदालत के लिए कहते हैं। अदालत देखें, 12 आज भी क्वेश्चन हुआ है
चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अगर मुझे अपने अख्तियारात पे अख्तिलाफ नहीं है या मैं उनको मानता हूँ तो आप कौन होते हैं ना मानने वाले, आपको क्या मसला है। और ये बार बार कहते हैं पर्सनल स्पेसिफिक लाता है, ये पर्सनल स्पेसिफिक नहीं है, ये हर एक के लिए। ये इसमें देखें ना, ये अब बार बार इनका एक स्टंट आ रहा है, ये पर्सनल स्पेसिफिक। इसमें असल मसला ये था बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का। बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन तक ये बहुत बड़ा इफेक्टिव लॉ है कि देखें ना, एक आदमी जो है पूरी दुनिया के अंदर एक वो उन्होंने कहा अगर एक केस में ना लगाऊं, और बाज़ केस ऐसे है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 10 साल से 15 साल से पेंडिंग है, और जब अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन हम देते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो मास्टर फर्स्ट उन्होंने कहा 2 सीनियर जज हसन साहब, आप दूसरे जज साहब हैं तारक मसूद साहब, उनसे वो मशवरा कर रहे हैं। तो उनसे पहले भी उन्होंने कहा था कि जो चीफ जस्टिस होता है उसको अपने 2 जो सीनियर जज साहबान हैं साथी हैं उनसे मशवरा कर लेना चाहिए। तो ये तो कंसेंसस की बात है कि अगर वो कहते हैं कि मेरी पावर को अगर डाइल्यूट कर रही है पार्लियामेंट, तो मुझे उस पर एतराज़ नहीं है पर्सनली। वो मानते हैं, वो कहते हैं कि इसको ऐसे प्रेसिडेंट बनाए कि कोई बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वो 3 अगर अल्टीमेटली डिसीजन तो उन्होंने लेना है चीफ जस्टिस ने, लेकिन वो कहते हैं मैं मशवरा करना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं, किस तरह केस मार्किंग हो, किस तरह बेंच हो। ये अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि अदालतों के अंदर पेंडेंसी कितनी है, और एक केस पोलिटिकल ले लेते हैं, बाकी जो है सारे केस जो है 56,000 पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाकी अदालतों के अंदर भी बड़े मसले मसाइल हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि इस पे खिलाफ थोड़ा बहुत देखो प्रोसीजर पे खिलाफ हो सकता है। अब 184(3) तमाम बार कौंसिल तमाम बार कहती है 184(3) के अंदर अपील का राइट होना चाहिए। उसकी वजह मैंने पहले आपको बताई कि और उस पे हमारे यहाँ कई दफा डिबेट हुई कि अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके देखिए जो हाई कोर्ट के अंदर है आईसीए का जो राइट है इंटर कोर्ट अपील का, वो एक एक्ट के तहत दिया गया है। तो इस पे डिबेट हो सकती है कि अगर वहाँ पे एक लॉ के तहत आपको राइट ऑफ अपील दिया गया है तो इसमें आपको राइट ऑफ अपील जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, अब इसलिए फुल कोर्ट बैठी है, अब फुल कोर्ट की जो भी विजडम होगी वो एक्सेप्टेबल होगी। बिल्कुल सही है। अब जो एक और बात है जो मैंने सबाज साहिबा के सामने भी रखी कि जिस तरीके से आज वो एतराफ़ कर रहे हैं, अब हम इस एतराफ़ को वो करें, सेलिब्रेट करें यहाँ पे कि बैठ के आज आला अदलिया की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमारी तरफ से तौसीक की गई, कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़, या कोई सियासी जमात भी अगर कोई एतराफ़ करती है तो उसको काफ़ी हद तक इस हद तक ज़रूर अप्रिशिएट किया जाता है कि कम अज़ कम इस बात का एतराफ़ किया। लेकिन एक सिलसिला भी तो शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि अब हम गैर सियासी हो गए, जो गलतियाँ हमसे की वो हमने आंसू साफ किए, जो उनका एक बयान रहा था। अब अगर सिर्फ एतराफ़ कर लेना क्या काफ़ी होता है? नहीं, एतराफ़ करना उस पूरे सिस्टम का एक आप पॉइंट समझ लें कि अगर अब कोई बंदा कहता है जी कि मुझसे गलती हुई है तो ये भी बड़ी बात है, लेकिन उस गलती को मान के आगे आप क्या करना चाहते हैं, असल बात तो ये है ना। अगर कोई एक अदारा कहता है जी कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं है, तो आपने देखना यह है कि वाकई प्रैक्टिकली वो मुलव्वस नहीं है, या एक सियासतदान जो है वो कहता है मुझसे गलती हो गई है, हमेशा सियासतदानों ने अपना कंधा दिया है, जब एक पीछे हटता है दूसरे चला जाता है, अब वो एक दूसरा इंतजार कर रहा है मुझे किस वक्त बुलाते हैं। ये तो देखे ना, इनको ये इतराफ़ करना चाहती है ना, ये अपने आपस में नहीं बैठते, दूसरे को कंधा देने के लिए तैयार है, आपस में इतराफ़ करके आगे चलें। जिस तरह COD होता, COD के बावजूद पार्टियों को इतराज़ था जी कि एक पार्टी कहती है वो नहीं मानता दूसरी नहीं मानता। देखें ना आज मुल्क इस हालत पे क्यों पहुंचा है। अगर जुडिशरी इतराफ़ कर रही है, बाकी इदारे भी पहले इतराफ़ तो करें, अपनी गलती माने, उनसे पाकिस्तान, अब हमारी क्या हालत है पाकिस्तान की। लेकिन मैं ये जदूल साहब कह रही हूँ कि एक इंडिविजुअल कमेंट ये नहीं है, जब वो ये बात कर रहे हैं हमें क्या पता कि कल इंडिविजुअल एक इदारे देखें ना, एक इदारे का सरबराह जो है बहुत बड़ा सरबराह, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमारे इदारे से गलतियाँ हुई हैं, वरना जज तो कहते ही नहीं कि हमने कभी गलत काम किया है। बाद ऐसे जज को कह जी हम तो गलत काम करते ही नहीं है। अगर उन्होंने आज इतराफ़ किया है कि उन्होंने बल्कि ये भी कहा है, आप उन्होंने कहा ये सारे जो फोटो लगे हुए हैं कोर्ट के अंदर, तमाम चीफ जस्टिस जो रिटायर होते हैं उनकी एक तस्वीर लगती है वहाँ पे, तो उनका ये जितने सारे फोटो लगे हुए हैं मुझे पता है। देखे ना, इसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन के अंदर अमेंडमेंट का अख्तियार दिया, इसी अदालत ने मार्शल लॉ को एंडोर्स किया, कितने अरसे के लिए आए, इतने अरसे के लिए आए। तो इस वजह एक इदारे के सरबराह की तरफ से ये बात कहना कि जी हमारी गलतियाँ हुई तो एक बड़ी बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे ये तवक्को करनी चाहिए कि वो उस अदारे को तस्सीह करें, उस अदारे में आइंदा ऐसा कोई काम ना हो। सबाज साहिबा, अब ये पार्लियामान की बालादस्ती के हवाले से भी तो एक डिबेट है, ये जो आपका मौक़िफ़ रहा या जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं वो तो एक तरफ है कि किस तरीके से पार्लियामान के में अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पार्लियामान की बालादस्ती पूरी दुनिया में हर जमहूरी माशरे के अंदर एक बहुत अहम तस्वुर की जाती है। तो अगर इस केस को के नतीजे में पार्लियामान की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो जाती है, वो तो विन विन नहीं होगा सबके लिए। मैं समझती हूँ देखिए पार्लियामान की बालादस्ती के ऊपर भी कुछ वो चेक हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं
वरना यही पार्लियामान है जिसने मिलिट्री कोर्ट एक्ट जो है उसको और से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को इन्होंने वैलिडेट किया। अब अगर इस तरह हम पार्लियामान की बालादस्ती को मान लें तो फिर वो जो कवानीन है उनको भी फिर आपको मानना पड़ेगा, जिसके ऊपर हर ज़ीरू और हर बाशऊर शख्स जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा है। सो पार्लियामान की बालादस्ती के ऊपर भी कुछ चेक्स हैं, और वही बात है कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात है कि जहां पार्लियामान के असूलों की या रूल्स की बात है वहां पे सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। इसी तरह जहां सुप्रीम कोर्ट के रूल मेकिंग की बात है वहां पार्लियामान उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो वो पार्लियामान जो है वो बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है और उसने उस कॉन्स्टिट्यूशन या आइन के मुताबिक अपना वो करना है। बैरिस्टर साहब की बात बड़ी यानी समझ आने वाली है कि इस जो आइन को इस लेजिस्लेशन को जो भी किया गया है और इस मौके पे जबकि इस वक्त मुल्क एक पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये किसी एक खास जमात को या किसी खास ग्रोह को जो ताकतवर है उनको बेनिफिट देने के लिए रिव्यू की और अपील की पावर्स जो है उनको बहाल किया जा रहा है। क्योंकि हमारे सामने है हिस्ट्री, माजी में तसद्दुक जिलानी साहब ने जिस तरह एक मुद्दत के बाद रिव्यू को सुना और उसके बाद उसको अलाउ किया। सो मैं समझती हूँ कि खाली कन्फेशन करने से कुछ नहीं होगा, ये भी ज़रूरी है कि जुडिशरी शुड प्ले द रोल नाउ। बहुत हो गया, इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लिया। अब अगर सिर्फ कन्फेशंस की बात है तो दे शुड प्रूव देमसेल्व्स थ्रू देयर एक्ट्स। ठीक, मैं आपका पॉइंट तो इस्टेब्लिश हो गया, आखिर में आपको हम सुन नहीं पाए, लेकिन मैं बैरिस्टर साहब साहब कुछ फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपकी तरफ आती हूँ। ये खदशात का इजहार किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, एक तो उनकी तरफ से चीफ जस्टिस साहब से भी इस चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है कि जो इलेक्शन के हवाले से इंटरवीन किया जाए, और ये खदशा है कि इनडेफिनिट टाइम के लिए, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए डिले हो सकता है। ये किस वजह से खदशात ने जन्म लिया है? देखें, खदशात तो अगर आप तमाम हालात का जायजा लें और एक मैं समझता हूं कि अगर तारीखी तनाजुर में पिछले 2 साल की जो हिस्ट्री है हमारे सामने उसको देखा जाए तो मुख्तलिफ जो इक़दामात हुकूमतों ने किए हैं, इससे पहले पीडीएम की हुकूमत ने और अब जो निगरान हुकूमत कर रही है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इनके एहलकारों की तरफ से और जिम्मेदारों की तरफ से, और जिस तरह के इक़दामात और फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में किसी भी बंदे को जो एक मारूजी तनाजुर में हालात का जायजा ले रहा हो उसको यही अंदाजा होगा और ख्याल आएगा और खदशा पैदा होगा कि इलेक्शन को डिले करने के लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जवाब तलाश किए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली जो बात थी वो देखें आप, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ पिछली दौरे हुकूमत में और हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले इजलास हुआ, उसमें 2 वज़राए आला जो हैं वो अनरिप्रेजेंटेड वज़राए आला, अनइलेक्टेड वज़राए आला ने शिरकत की और एक फैसला किया कि हल्का बंदियां की जाएं। ये मरदमशुमारी अप्रूव किया, उसके बाद हल्का बंदियों का एक मैंडेट इलेक्शन कमीशन ने अपने सर उठा लिया, उसकी वजह से इलेक्शन को डिले कर दिया गया। अभी भी इलेक्शन कमीशन उसी को जवाब बनाकर जनवरी की तारीख तो दे रहा है लेकिन कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे रहा। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये एक लाजमी जिम्मेदारी है कि वो डेट दे और 90 दिन के अंदर अंदर दे, उसको ये वायलेट कर चुके हैं। अच्छा, कौमी सतह पे तो कर ही चुके हैं। आप पीछे देखें कि जनवरी 2023 में, यानी तकरीबन ये अब अक्टूबर शुरू हो गया, 10 महीने हो गए कि दोनों सूबों की असेंबलियां डिसॉल्व हैं। वहां पर इलेक्शन की ड्यू डेट बनती थी मार्च में, मैक्सिमम अप्रैल में, लेकिन पाकिस्तान के 66% वोटर जो इन 2 सूबों से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, वो इस वक्त अपनी हक़ नुमाइंदगी से महरूम है। तो और उनके बारे में किसी को परवाह नहीं है। वहां पर गैर आईनी हुकूमतें कायम है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दे दी कि आप इलेक्शन करवाएं, उसके बावजूद नहीं कराया। लेकिन इन तमाम कराइन से अंदाजा होता है कि हुकूमत की नीयत इलेक्शन को डिले करने की है। फिर मौलाना साहब का ये बयान आपने कल परसों सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि जी सर्दियां होती हैं तो इसलिए हमें इलेक्शन डिले किया जाए। ये तमाम बयानात इस बात की गमाजी करते हैं कि नीयत इलेक्शन को डिले करने की। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस का वो करें तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी गई है
उन्होंने बुनियाद बनाया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के उस फैसले को, उसको भी चैलेंज किया है और इलेक्शन के बारे में भी बात की है। और इसके अलावा पीटीआई और दीगर और लोग भी गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है कि वो इस कंफ्यूजन को खत्म करें और इलेक्शन की एक स्पेसिफिक डेट के हवाले से कोई हुक्म सादर करें। ठीक, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर इसी पे हम मजीद बात करेंगे कि क्या पीटीआई और ये जो दीगर फरीकैन हैं इनकी चीफ जस्टिस से इलेक्शन के मामले के ऊपर तवक्कुआत किस हद तक दुरुस्त है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करते हैं पीटीआई की तरफ से दो हवालों से अपने कंसर्न्स रखे गए हैं। एक तो चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया गया है कि वो इलेक्शन का मामला टेकअप करें क्योंकि उनको एक खदशा है कि मुल्क में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है उमर अयूब साहब ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे ख़त लिखा है निगरां वज़ीर आज़म को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी। मैं ये बात आपकी तरफ जदून साहब लेके आना चाहती हूँ। ये बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, जिसमें एक है जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जिनके अंदर अब ये रिसेंटली फ़ारूक हबीब साहब को भी जो है वो डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया। आई डोंट नो उसको किस तरीके से हम रखें सामने। सदाकत अबाई साहब हैं, उस्मान डार साहब हैं। पीटीआई ये कहती है कि ये लोग लापता हैं और जबरी तौर पे गुमशुदा हैं। ऐसे में जमात कैसे इलेक्शन की तरफ जाए? ये दोनों मामलात इनके एड्रेस होने चाहिए। ये देखिए, कोई भी शहरी सिटीज़न, चाहे वो ये किसी पार्टी के उहदेदार हों या एक आम शहरी हो, किसी को भी जो भी उसके खिलाफ एलिगेशन है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना चाहिए। अब ये कि देखो ना, उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट फेयर ट्राइब्यूनल के सामने पेश करें और उस पर लगाएं जो ये एलिगेशन है इसके खिलाफ। इस किसी बंदे को मिसिंग करना या पता ना लगाना, ये तो किसी कोई बंदा, मैं नहीं, कोई बंदा भी आईन और कानून को मानने वाला इसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन फिर जदून साहब इस वक्त जब बार बार अदालतें हुक्म भी देती हैं लोगों को पेश करने का, रिलीज करने का, परवेज इलाही साहब की एक एग्जाम्पल भी हमारे सामने है और ये फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम सामने आए हैं। तो ये मामला फिर चीफ जस्टिस साहब यहाँ बैठकर इनको टेकअप करना चाहिए। नहीं, देखिए, अदालतें अब डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब मगर टेकअप, अगर जिनके केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, वो भी तो हाई कोर्ट के अंदर के पास भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है ना। जो जज जो है इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर एक जज साहब ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं SSP, SP और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ। उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करता हूँ। आज शावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा है डिप्टी कमिश्नर को कि आप होते कौन है कि बंदे को मैं जमानत देता हूँ कि आप दोबारा अरेस्ट करने वाले। तो कोर्टों के पास फुल अख्तियार है, आप जो जज इस्तेमाल करें। हम तो नहीं कोई जा कह सकते कि आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं एप्लीकेंट पिटिशनर। तो जजों को चाहिए अपने जो अख्तियार उनको दिए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, खुदा के बाद तो लोगों का आसरा अदालतें ही होती हैं, तो अदालतों को अख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें किसी को आप देखें ना, एडन कोलियन तो नहीं कर सकते हम। जो भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर होती है अपना एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, चाहे अब जेलों के अंदर कितने लोग बेगुनाह अब भी कैद होंगे और बाज़ औकात कन्विक्शन हो जाती है बेगुनाह इनोसेंट लोगों को। इधर तो एविडेंस प्रिक्योर करते हैं सारे लोग जो वकील प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता है क्रिमिनल लॉ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ही कम अदालतों में जाते हैं, फिर इंसाफ मिलता है, एक नहीं दूसरी अदालत। तो ये जो भी लोग, और दूसरी बात हमने इलेक्शन की है, इलेक्शन देखो ना, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि इलेक्शन को फेयर ट्रांसपेरेंट बनाए और एज पर लॉ बनाए। अगर कोई पार्टी रिजर्वेशन करती है इलेक्शन पे, उसको जिस तरह वो कह रहे हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, तो इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू मेक कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और एज पर लॉ। अगर ये इलेक्शन नहीं होंगे तो इलेक्शन कराने का तो फायदा कोई नहीं है। उसी वक्त जो है अगर इलेक्शन पे आपकी उंगलियां उठाई या अभी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं है, तो फिर तो इलेक्शन कराने का, और ये मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार हो, निगरान हुकूमत का भी रोल हो। निगरान हुकूमत तो बिल्कुल ये तीन असिस्ट करती है निगरान, लेकिन ये असिस्ट करने वाले हालात नहीं है आजकल की। निगरान हुकूमत एक फुल फ्लेज हुकूमत, अगर नहीं भी कर रहे तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इनसे काम करवाए। अगर इलेक्शन कमीशन जो है किसी और मसलत के जाए तो उसको नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का आनी जिम्मेदारी इलेक्शन करानी। और अभी वो कह रहे हैं कि जो लिस्टें कंप्लीट हो गई हैं, पहले जिस तरह उन्होंने कहा जी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ, उस पर हाल दो मेरी डिफरेंट ओपिनियन थी कि वो भी नहीं था ठीक जिस तरह वो कह रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने ये काम कर दिया है कि डिलिमिटेशन हो गई है तो इलेक्शन का फौरन सही है। लेकिन अब वो क्योंकि जो दीगर मामलात मौसम के हवाले से हों या फिर जो हल्का बंदियों के हवाले से मौसम अगर आएगा तो मौसम तक इशू होता है, उसके बाद रमजान आ जाएगा, फिर रमजान इशू का ये देखें आप। ये तो अगर चीज आप करते रहेंगे ना फिर तो कोई ना कोई इशू बन जाता है। लेकिन आप अगर स्ट्रिक्टली कहते हैं तो अगर हो सके तो इशू दिसंबर में इलेक्शन करा लें। मैं सबा साहिबा की तरफ जाती हूँ। सबा साहिबा, अब ये जो बात है पीटीआई की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन से कहा जा रहा है उनके लोगों के हवाले से, जिनमें बहुत से अहम रहनुमा हैं जमात के, सदाकत अब्बासी साहब हों, फ़ारूक हबीब हों, उस्मान डार हों और समेत उनके दीगर भी। लेकिन हमने चंद दिन पहले देखा लाहौर हाई कोर्ट की अदालत ने इमरान रियाज साहब के मामले के ऊपर अल्टीमेटम दिया
और फिर ये एक बड़ी खुशगवार तौर पे हमने देखा कि वो वापस भी पहुंचे। ये मामलात इम्प्लीमेंट करवाने का भी तो इख्तियार अदालत के पास है, जैसा कि जदून साहब कह रहे हैं। ये हमें तमाम केसेस में ऐसा होता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा? ये अलमिया है कि हम अपना इंसाफ भी हमारे यहाँ पिक एंड चूज के ऊपर बेस करते हैं, और अगर तो मतलब इमरान, ये अच्छी बात है कि इमरान रियाज साहब जो है वो वापस आ गए हैं। ये और एक और डिबेट है कि वो किस हालत में वापस आए हैं, लेकिन जो दूसरी बात है कि वो हर केस के अंदर जो अदालतें हैं वो इस तरह क्यों नहीं करी, जब नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को स्नब किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ उसकी वजह सिर्फ यही है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो आइन की पामाली में बहुत ज़्यादा मुलव्वस है, और ये इलेक्शंस का विद इन द टाइम पीरियड ना होना भी जो है वो भी एक उसकी बड़ी क्लियर इंडिकेशन है। और मैं समझती हूँ कि अब काजी साहब के ऊपर बड़ी ये भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो जजमेंट पास हुई थी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। और नो डाउट कोर्ट्स हैव दैट पावर दैट दे कैन इम्प्लीमेंट देयर ऑर्डर्स, और अगर वो ये नहीं करा सकेंगी तो फिर इंसाफ का वही आलम रहेगा जिसके ऊपर आज काजी साहब को इतराफ़ करना पड़ा है, और फिर कल कोई और आके इसी को दोबारा इतराफ़ करेगा। हमें उन इतराफ़ात का कोई फ़ायदा नहीं है अगर प्रैक्टिकली जुडिशरी जो है इट कैन नॉट लेसन द ग्रीवियंस ऑफ द पीपल। बैरिस्टर साहब, एक तरफ आप लोगों का ये फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाने का भी मुतालबा, ये खदशात भी मौजूद हैं कि मजीद डिले ना हो जाए, और बिल्कुल जहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि फौरी तौर पे इलेक्शन का मुतालबा तमाम एक दो जमातों के अलावा हर तरफ से हमें सुनने को मिल रहा है, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी इस फ्रंट के ऊपर बहुत आगे जा रही है। लेकिन जब आपके गुमशुदगियों के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, पार्टी उस तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, हमने देखा आपकी लीगल टीम के अंदर भी, बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर आपस में बहुत सारी बहस और तकरार हुई और एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाए गए, तो फिर आप लोग इलेक्शन में कैसे जाएंगे इन हालात में? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मैं आपकी बात जो रोल ऑफ जुडिशरी है इस पूरे प्रोसेस में उसका जरा नुक्ता उठाना चाहूंगा कि जैसे चीफ जस्टिस साहब ने आज बात की, उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि माजी में सब कुछ हुआ। देखें, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया यह है, पार्टियों में भी है, हुकूमतों में भी है और इदारों में भी है, कि यहाँ पर अफराद की लाइक और डिसलाइक, अफराद की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर पॉलिसियां बनती हैं और इदारे चलते हैं। फर्द अगर काम करेगा तो इदारा काम करेगा, फर्द अगर सुस्त हो जाएगा तो इदारा सुस्त हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की, बिल्कुल उस मर्ज की तशखीस तो की है, लेकिन इस तशखीस को अगर सिर्फ आप चीफ जस्टिस साहब की जात तक अफसोस की उसमें ही देखें तो इसका कोई फायदा किसी को नहीं है। अलबत्ता क्योंकि ये एतराफात जुडिशरी के बड़े सीनियर जजेस इससे पहले भी कर चुके हैं, भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से भी कह चुके हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन बाद में किया क्या? आज भी लोगों को बेगुनाह फांसियां मिल रही हैं, आज भी लोगों को बेगुनाह सजाएं मिल रही हैं। फायदा तो कोई ना हुआ, मुझे और आपको कोई फायदा ना हुआ। मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ज्यादा जरूरी हैं, और उसी तनाजुर में मैं आता हूं कि जब जबरी गुमशुदगियों की या अगवा की, गैर कानूनी तौर पर कानून के गैर कानूनी इस्तेमाल की जब शिकायत अदालतों के सामने आती हैं, तो मैं समझता हूं कि अदालतों को एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। उनको जो है वो इस वक्त फिर उनका काम जो है ना, जो हमारा जो सिस्टम है ये एजुडिकेटिव सिस्टम पे मबनी है, जो ब्रिटिश सिस्टम है, मैं समझता हूँ इंक्विजिटोरियल होना चाहिए। एक जज को उसको इंक्वायर करना चाहिए कि क्यों ये शिकायत मेरे सामने आई और इसकी क्या वजूहत है, उनको प्रोब करके मामले को निपटाना चाहिए। और इस सिलसिले में मैं तारीफ करना चाहूंगा रिकॉर्ड पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने वो रोल किया है जो एक जज से तकाजा होता है अवाम का कि आप वो रोल प्ले करें। अब मैं आता हूँ आपकी इस बात पे कि इख्तिलाफात, देखें इख्तिलाफात तो पार्टियों में हर जगह होते हैं, ग्रुप भी बनते हैं, एक दूसरे पे नुक्ताचीनी भी होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त मैं समझता हूँ कि जितनी मुनज़्ज़म है, जितनी कमिटेड है अपने लीडर के साथ और अपने मकसद के साथ, शायद इससे पहले किसी दौर में नहीं होगी, क्योंकि हमारे ऊपर आजमाइश और इब्तिला का दौर है, सख्ती का दौर है। इसलिए सबको पता है इख्तिलाफ का इजहार भी होता है, लेकिन फिर यूनाइट भी हो जाते हैं, और जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए एक यूनाइटेड और मुत्तहिद इत्तेहाद के साथ एक्शन लिया जाता है। इख्तिलाफात ऐसा कोई नहीं है, हमारे वकला बिल्कुल मुनज़्ज़म है। अब मतलब जितने भी हमारे कारकुनान के केसेस हैं उनको भी परसू किया जा रहा है। आज भी जैसे अभी बात हुई पेशावर हाई कोर्ट में, हमारे सदर को, पेशावर के सेक्रेटरी जनरल को गिरफ्तार किया गया था गैर कानूनी हिरासत में। उन्होंने वहां पे एसपी को और डीसी को जो है शोकॉज नोटिस भी दिया है। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि देखें, निजाम को आप ठीक तब करेंगे जब अमली तौर पर निजाम की ठीक होने के जो फायदे हैं और समरात हैं वो अवाम को मिलना शुरू हो जाएंगे। थ्योरेटिकल आर्गुमेंटेशन
इलेक्शन में आप अगर जाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है। पार्टी है। हाँ, अब आपका आखिरी सवाल का हिस्सा जो था कि कैसे करेंगे, हम इलेक्शन में इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जाएंगे, भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। और मैं ये भी आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि अगर खान साहब इंशाल्लाह पहले तो रिहा होंगे और पार्टी को लीड करेंगे, लेकिन अगर वो रिहा नहीं भी होते और उनको इस तरह मुकदमात में फंसा के जेल में भी रखा जाता है, फिर भी पार्टी हिस्सा लेगी, उन्हीं की क़यादत में हिस्सा लेगी। और मुझे यकीन है कि खान साहब भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जेल से लेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम में पीटीआई की मकबूलियत जो है वो एक मुसल्लमा हकीकत है इस वक्त। इंशाल्लाह पीटीआई अब उसको जो है वो आवाम की एतमाद का वोट भी लेगी और इंशाल्लाह अगले हुकूमत में के बनाने में हमारा एक अहम मतलब इन तमाम मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी आप कहते हैं कि जमात आपकी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की वाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। उनकी जमात ने अब कह दिया है कि वो वापस आएंगे, जलसा भी करेंगे और उससे पहले उनके लिए जमानत भी हासिल कर ली जाएगी। क्या इतना ही आसान होगा उनके लिए ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तीनों मेहमानों से एक क्विक कमेंट हासिल करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। जदून साहब, आपसे आगाज करते हुए, अब ये बहुत ही एक रिलैक्स्ड अंदाज में मुस्लिम लीग नून इस बात को प्रेजेंट कर रही है कि मियां साहब के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, वो हफाजती जमानत हासिल करेंगे, वतन वापस आएंगे, जलसा करेंगे अपनी कंफर्ट के हिसाब से और फिर बाद में अदालत के सामने पेश भी होंगे क्योंकि वो कानून का एहतराम भी करते हैं। ये इतना ही आसान होगा? क्योंकि एक आम शख्स जरूर जानना चाहेगा कि क्या कोई एक नया प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है जिससे ये रास्ता उनके लिए बन जाए क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं और उनको आए बगैर जमानत भी मिल जाए? नहीं, ये देखें, दोनों तरफ आप देखें ना कि आम आदमी के खिलाफ ऐसा केस बनता है, एक आम आदमी के खिलाफ ऐसा केस भी नहीं बनता और एक आम आदमी का प्राइम मिनिस्टर भी तो नहीं बनता। यही कह रहा हूँ ना कि देखें ना, एक इसके ये हकीकत है कि पाकिस्तान की हकीकत है। आप देखें ना, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप 1 मिनट में फारग कर देते हैं जुडिशल कू के जरिए, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशल 1 पेज पे थी। तो इसमें देखें ना, आप उसका अब उन्होंने ये 12 ये कहा है कि मैं जो भी केस होगा, मैंने आगे आपको है ना, जेलों के अंदर सारे लोग जो हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जुर्म किया हो, बाज़ बेगुनाह भी होते हैं, ठीक है। अब ये है कि अब केस बना तो उस जजमेंट के अंदर, मैं आपकी जजमेंट की बात बता रहा हूँ और कोट अन कोट बता रहा हूँ, उसी ट्रायल जज ने नैब के कहा कि इनके करप्शन का चार्ज साबित ही नहीं होता, इन पर सिर्फ बेनामी ट्रांजेक्शन का जो केस है वो बनता है, उसने कहा। तो उसके अंदर भी आप देखेंगे 426 के अंदर जब जज ने कहा जी ये जो इनकी इनकम का चार्ट आपने बनाया है, तो आईओ ने कोर्ट के अंदर कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये अदालती तारीख में हाँ, कोई मिसाल कायम होगी? उन्होंने कहा जी ये चार्ट कैसे मुझे कहता है फाइल में लगा हुआ है। नहीं, उनका देख रहे हैं जो प्रोटेक्टिव बेल का, तो इतनी एग्जाम्पल है हमारे पास, बेल बिफोर अरेस्ट जो है एक्यूज को लाजमी हाजिर होना पड़ता है, लेकिन इसमें इमरान खान को भी रिलीफ मिला है, इसमें साग डार साहब को भी रिलीफ मिला है, इसमें काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है कि अगर चंद वजूहत की वजह से वो नहीं आते तो कोर्ट उनको बेल दे देती है। अगर वो कहते हैं जी मैं ला के आके फेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी जो अपील है उसको बहाल कराना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ और मुझे 2-4 दिन या 1 हफ्ते का टाइम दे, पहले भी तो 3 साल उधर बैठे हुए हैं ना, तो अगर 2-3 दिन का 4 दिन का वो टाइम मिल गया तो क्या आसमान नीचे आ जाएगा? कुछ भी नहीं होता। मैं सबाज साहिबा, क्या गैर मामूली जदून साहब कहते हैं कि केस था, उनके खिलाफ मुकदमा था और इसका फैसला था, तो अगर उनके अल्फाज नहीं है, मेरे हैं कि अगर गैर मामूली तौर पर रिटर्न भी उनकी हो जाती है तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं, मैं समझती हूँ कि ये जदून साहब का ये स्टेटमेंट अगर किसी आम आदमी के लिए होता तो मुझे बड़ी खुशी होती। यही हमारे यहाँ अलमिया है कि जो कानून है वो एक ताकतवर शख्स या बाइख्तियार के लिए मुख्तलिफ है और एक आम शख्स के लिए मुख्तलिफ है। मियाँ साहब यहाँ से जब गए थे तो उनकी सज़ा सस्पेंड हुई थी एंड ही इज़ कन्विक्टेड, बेसिकली ही इज़ कन्विक्टेड एंड उनको कन्विक्शन हुई थी। और एक कॉन्विक्ट जो है वो आके ये जिसका कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव बेल लेके करेगा, वो मुझे समझ नहीं आती बात, क्योंकि उनकी इस्लामाबाद कोर्ट से वहाँ पे परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट भी जारी हुए हुए। सो आई थिंक दैट वंस ही विल बी बैक, और वो जितने कॉन्फिडेंट हैं कि वो यहाँ आके वो यानी जलसा भी करेंगे और उनका बड़ा पुरजोश इस्तकबाल भी होगा, ये बात बिल्कुल अपनी अंडरस्टैंडिंग से हमारी बाहर है, क्योंकि लीगली उनको ही हैज़ टू फेस दोज केसेस जिनको वो यहाँ छोड़ के गए थे। और वो एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर वो मेडिकल करवाने के लिए गए थे फॉर अ सर्टेन टाइम, और इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 3 इयर्स वो आप वहाँ पे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं सैफ साहब से करती हूँ। सैफ साहब, आप लोगों की उस वक्त हुकूमत थी जिन्होंने इजाज़त दी थी मियाँ साहब को जाने की। मशहूर ये जुमला निकला था कि कैबिनेट की एक मिनिस्टर भी थी जिनको बहुत अफसोस दुख हुआ था उनकी सेहत की रिपोर्ट्स देख के। तो अब जब वो वापस आने जा रहे हैं तो क्या इसमें कोई हर्ज आपको नज़र आता है ये अदालती कानूनी एतबार से?
जी देखें, उस वक्त जब जाने की इजाजत दी गई थी तो अगर आप वो वाकयात देखें तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया था कि हमें एतराज नहीं है, जा सकते हैं अगर वापस आने की कमिटमेंट करें, और इनके भाई ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कमिटमेंट दी थी कि वो वापस आएंगे, उस मुय्यना मुद्दत में वापस आएंगे। और चूंकि मेडिकल ग्राउंड्स का इन्होंने एक जवाब दिया था तो जाहिर है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पार्टी ने, हुकूमत ने इजाजत दी। और मैं समझता हूं कि इस बात को मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को भी और कायदीन को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी हुकूमत ने उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन पर एतमाद करते हुए उनको जाने की इजाजत दी। लेकिन जब वो वापस नहीं आए तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट को वायलेट किया, जिसके बाद कोर्ट भी एक्शन में आया। कोर्ट ने जिस तरह अभी शहबाज साहबा ने बात की, उन्होंने परपेचुअल वारंट्स भी इशू कर दिए, और मुझे जहां तक याद पड़ता है इंटरपोल को भी हुकूमत ने अप्रोच किया कि इनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाए। अब रह गई बात इनके वापस आने की, तो देखें वो एक कन्विक्टेड शख्स है, और कन्विक्टेड शख्स जब आता है वो कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं है कि वो अंडर ट्रायल एक्यूज नहीं है कि जिनका मुकदमा चल रहा है और उनको आके बेल बिफोर मिलेगी। बेल बिफोर का तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बनती ना, वो कन्विक्टेड है, वो आएंगे मतलब अदालतों से मफरूर है, जब वो आएंगे उनको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। कानून तो मेरी नाक की शकल में तो कानून का यही तकाजा है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उसके बाद वो पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अगर अप्लाई करते हैं और अदालत उनकी सजा को सस्पेंड करते हुए उनको वापस आने की इजाजत देती है तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि जब वो आएंगे तो उनके साथ जो लोग उनको रिसीव करेंगे और जो उनको जलसा गाह में लेके जाएंगे वो भी ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 216 के तहत जो है उन पर भी मुकदमा बनता है कि वो एक मुजरिम को पनाह दे रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अब इसके बाद अगर अदालत कोई लेके आया जहाज को भी बंद या अनोखा फैसला करती है और उनको कोई खुसूसी रिलीफ देती है तो फिर चीफ जस्टिस साहब की बात हम याद करवाएंगे उस जज साहब को जो फैसला देंगे कि जी हमेशा आपने ताकतवर के लिए रास्ता साफ किया है और उनका डंडा आपने जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो आज हम करें, हम तो यही करेंगे। इन चीजों में बहुत इतनी अनयूजुअल क्या बात होगी, इसको मैं जरूर आने वाले दिनों में डिस्कस करूंगी। लेकिन मैं आपको एक सेकंड आपके लिए, देखिए इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी सजा सस्पेंड कर सकती है, उसके पास ही पावर है। सही, मैं ठीक है, ये जो अहम पॉइंट ऑफ का इसके ऊपर बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, बैरिस्टर डॉक्टर सैफ साहब और सबात रिजवी साहिबा। मैं एक चीज इसमें ऐड करते हुए जाती हूँ कि हमारे यहाँ ये तमाम कानूनी बहस एक तरफ है, लेकिन ये तासुर भी जायल होना चाहिए कि अगर आप पावरफुल क्वार्टर्स के आशीर्वाद हासिल करने के प्रोसेस में हैं या कर चुके हैं तो कोई कानूनी रुकावटें आपके लिए किसी किस्म की नहीं, लेकिन अगर उनकी बैड बुक्स के अंदर है तो आपके लिए कोई एक पल का सुकून आपको हासिल नहीं, खा आप 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हों या 10 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हों। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।